तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लैंग्वेज कैसे लिखनी है, बोर्ड पर लिखी है, इसमें करना क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले समझ लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी इसको सीखते जाते हैं और आगे जाके हमें कहाँ कहाँ हेल्प करेगा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जब दो वेव्स होती हैं, कोई भी दो वेव का मतलब है या तो दोनों लॉन्जिट्यूडनल होनी चाहिए या फिर दोनों वेव कैसी होनी चाहिए, ट्रांसवर्स इन नेचर होनी चाहिए। ठीक है, तो होगा क्या कि किसी एक जगह पर कोई दो अलग अलग वेव, दोनों ट्रांसवर्स या दोनों लॉन्जिट्यूडनल जाकर मीट करेंगी। मीट करने से एक नई वेव बनाएंगी। उस नई वेव के पास जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमें स्टडी करना है, और स्टडी करने के लिए बस दो ही बातों पर ध्यान देना है, या तो मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक है, दोनों वेव एक साथ एक जगह पर जाने वाली हैं, दोनों ट्रांसवर्स होनी चाहिए या फिर दोनों लॉन्जिट्यूडनल होनी चाहिए। ठीक है, दोनों जाकर एक नई वेव उस जगह पर बनाएंगी। उस नई वेव के पास एक नया एम्पलीट्यूड आ जाएगा। वो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है या मिनिमम है, हमें ये स्टडी करना है, कब कब वो मैक्सिमम मिनिमम होगा। ऐसे ही दोनों वेव के मिलने से जो नई वेव बन रही है, उस नई वेव की इंटेंसिटी वो कितनी है, उसमें भी मैक्सिमम मिनिमम हमें देखना है। और एक है पाथ डिफरेंस, कि कब कब ऐसा हुआ कि दोनों वेव के मिलने से मैक्सिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बना, या फिर मिनिमम इंटेंसिटी और मिनिमम एम्पलीट्यूड बना। वो जगह कौन कौन सी है उसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो तीन बातों पर हमें फोकस करना है, एक है इंटेंसिटी, एक है एम्पलीट्यूड और एक है आपका पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो ये है सुपरपोजिशन। यहाँ पर हम लाइट वेव्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो हम लाइट वेव के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पर आगे हेल्प करने वाली हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में जो भी रिजल्ट हमें मिलेंगे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी, पाथ डिफरेंस मैक्सिमम मिनिमम के लिए पाथ डिफरेंस को भी देखना है। ठीक है, बीच में कौन कौन से पॉइंट पर और कम ज़्यादा हो रहा है इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड, उनको नोटिस नहीं करना, हमें केवल मैक्सिमम मिनिमम के अकॉर्डिंग ही अपने रिजल्ट्स आगे बनाने हैं और उनको यूज़ करना है आगे आने वाले दो टॉपिक में, जिनका नाम है, एक है इंटरफेरेंस और एक है डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस में आप देखोगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, और एक मिलेगा आपको डिफ्रैक्शन। इन दोनों में इसी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से जो भी रिजल्ट्स आपके पास आएंगे उन्हीं को हमें आगे यूज़ करना है सीधा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव टॉपिक है। इसको आप ध्यान से देखिए कि इसमें जो कैलकुलेशंस हैं वो कैसे होनी है। अगर ये कैलकुलेशन आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आगे आने वाले इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों ही आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले ये लैंग्वेज लिखी है। इट स्टेज दैट व्हेन दो लाइट वेव्स हैं, लाइट वेव्स की यहाँ पर बात हो रही है, कोई भी वेव्स हो सकती हैं। वेव की प्रॉपर्टी है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्लास 11th में भी हमने देखा था, वहाँ पर हम साउंड वेव्स को देखते थे। ठीक है ना, तो फिलहाल हम लाइट वेव्स को ले रहे हैं। स्टेट्स दैट व्हेन टू लाइट वेव्स आर मीटिंग एट सर्टेन पॉइंट, देन नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दोनों के मिलने से बनने वाला डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे दोनों वेव मिल रही हैं, बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर सम में ये y जो है आपका नेट डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर y इज इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। वेक्टर y1 वेक्टर y2 ये दोनों वेव हैं, यानी कि वेक्टर लगा के हम बता रहे हैं, हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन आगे अब आपको इसका मैग्नीट्यूड पर फोकस करना है, सभी चीज़ों के मैग्नीट्यूड पर। तो सबसे पहले नाव ले लेंगे, बहुत सारी नाव आपको यहाँ पर लेनी है। ठीक है, तो नाव में हमने अज्यूम किया कि लेट y1, यानी कि पहली वेव जो फर्स्ट वेव है, हम बार बार कह रहे हैं वेव में हमने देखा है कि वेव के पास वेव कैसे बनती है। वेव तब बनती है जब हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। वेव क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है किसी मीडियम में। जैसे ही हम कोई एनर्जी देते हैं, उस मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट ऑसिलेट करना शुरू करते हैं। दो तरह से करते हैं, या तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन या फिर सेम डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। सेम डायरेक्शन वाले लॉन्जिट्यूडनल वेव कहते हैं, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ऑसिलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं उनको हम कहते हैं ये वेव ट्रांसवर्स इन नेचर है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है कि जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो ऑसिलेट करते हैं। अगर ये ऑसिलेट करते हैं वेव बनाने वाले पार्टिकल मीडियम के, तो उनके पास ऑसिलेशन की इक्वेशन है जो हमें कैलकुलेशन करने में हेल्प करेगी। जो भी पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट की जो इक्वेशन है, क्लास 11 में हमने स्टडी किया था, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। t इंस्टेंटेनियस टाइम, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, a उस वेव का एम्पलीट्यूड, जिस भी वेव की हम बात कर रहे हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं जिस मीडियम के पार्टिकल, और y उसका इंस्टेंटेनियस टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट है वो। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। दोनों अलग अलग वेव के लिए हमने इक्वेशन को नोट कर लिया है। ये दोनों अलग अलग इक्वेशन हमने ले लिया। एक इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t, ओमेगा ठीक है एंगुलर वेलोसिटी,
y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस वाई। इसका मतलब क्या है कि सेकंड वाली वेव का जो फाई फेज से वो आगे चल रही है। इसका मतलब सिंपली आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी रूम में दो लाइट सोर्स है, एक बल्ब ट्यूबलाइट है। पहले आपने एक को ऑन किया, लाइट आ गई, ऑब्जेक्ट चमकने लगे, फिर आपने दूसरे को ऑन किया थोड़ी देर के बाद। तो हो सकता है कि किसी पार्टिकल के ऊपर उस रूम में वॉल के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो किसी पार्टिकल के ऊपर फर्स्ट वाली वेव का क्रस्ट पहुंच रहा है और दूसरी वेव का ट्रफ पहुंच रहा है, या हो सकता है दोनों का क्रस्ट और ट्रफ एक साथ पहुंच जाए, है ना, कैसा भी हो सकता है। तो फाई फेज हमने आगे इनिशिएट इसमें किया, ये है इनिशियल फेज सेकंड वेव के लिए। तो ये हो सकता है कि ये फाई फेज जीरो रहे या जो भी रहे, आगे कैलकुलेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल ये है कि एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। a1 मतलब फर्स्ट वेव, जो पहली वेव जा रही है उस वेव का एम्पलीट्यूड। सेकेंड वेव y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो गया इनिशियल फेज, और a2 हो गया उसका एम्पलीट्यूड। ये दोनों एम्पलीट्यूड a1 a2 सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, हमें अलग अलग स्टडी करना है, जनरल रिजल्ट बनाने, इसलिए हमने a1 a2 मेंशन किया है। अब दोनों को मिला देंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव, जो दोनों के मिलने से बनने वाली वेव है, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। दोनों को हमने ऐड कर लिया। y1 की वैल्यू ये a1 साइन ओमेगा टी यहाँ पर आ गई, y2 की वैल्यू ये वाली यहाँ पर आ गई। इतना काम हो गया। उसके बाद अब हमें करना क्या है कि जो y है, नई वेव जो बन रही है, दोनों के मिलने से जो वेव बन रही है, नेट डिस्प्लेसमेंट y, उस y को भी हमें अपनी जो ऑसिलेटरी वेव की इक्वेशन होती है, ऑसिलेशन की इक्वेशन होती है, यानी कि पहले एम्पलीट्यूड होना चाहिए, फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके बाद एंगल होना चाहिए, जो भी उसमें फेज है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पुट करने के बाद देख रहे हैं कि इस y में a1 भी है और a2 भी है, मतलब ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, दोनों मिला जुला के इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दोनों अलग अलग वेव का एम्पलीट्यूड भी है, a2 भी है, फेज भी, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड वे है इसको डिस्क्राइब करने का। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस y की इक्वेशन भी ऐसी आ जाए, उसमें पहले एम्पलीट्यूड हो, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन है सब में तो यहाँ भी साइन चाहिए। इस तरह से हम कोशिश करेंगे बनाने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर। फिलहाल a की ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला साइन a प्लस बी हमें यूज़ करना है, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ नीचे लिख दिए। ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। एक ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और आगे जाकर कहीं पर ये ट्रिग्नोमेट्री की जो फर्स्ट आइडेंटिटी आप सीखते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको हम यूज़ करेंगे। और जगह जगह बीच बीच में हम कम्यूटेटिविटी यूज़ करते रहेंगे, उसे आप एडजस्ट कर लीजिएगा बीच बीच में। कम्यूटेटिविटी का मतलब है कि क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5। 2 में 3 जोड़िए आप, या 3 में 2 को प्लस करिए, 5 ही आपको मिलेगा। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिविटी होल्ड होती है। 2 × 3 is 6, 3 × 2 is also 6। आगे पीछे करके लिख सकते हैं, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। मैं बीच बीच में आगे टर्म्स को आगे पीछे करके लिखेंगे, क्यों लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया साइन a प्लस बी, तो फिलहाल अभी क्या है, साइन a1 साइन ओमेगा टी एज इट इज़, फिर प्लस a2, और यहाँ पर ये फॉर्मूला ओपन हो गया, साइन a की जगह है ओमेगा टी और b की जगह है फाई। फॉर्मूला वो लिखा हुआ है, उसे देखकर आपको लगाना है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। चाहे आप मैथ्स के हैं या बायोलॉजी आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो ही फॉर्मूला है, इन दोनों का आप इजीली यूज़ कर सकते हो। क्लास 10 तक आपने ये तो स्टडी किया है, ये 11th में आता है, 2-3 बार याद लिखेंगे पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर ओपन हो गया, ओपन होने के बाद a2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, a2 साइन, ये देखिए मैंने कम्यूटेटिविटी का यूज़ कर लिया, a2 cos फाई को पहले लिखा, साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, प्लस ऐसे a2 यहाँ जाएगा, होगा a2 cos ओमेगा टी साइन फाई। मैंने साइन फाई वाले टर्म पहले लिख लिए, जितने टर्म में ओमेगा टी उनको मैंने बाद में लिखा है यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, और बाकी टर्म उसको पहले लिखा है, क्योंकि फाई a2 a1 ये कांस्टेंट वैल्यूज़ है। t हमारा इंस्टेंटेनियस टाइम है, वो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वेरी करता जाएगा, आगे अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिचुएशन फॉर्म होंगी। अब देखिए आगे क्या होने वाला है, यहाँ पर a1 साइन ओमेगा टी और यहाँ भी साइन ओमेगा टी है, इन दोनों में से मैंने साइन ओमेगा टी बाहर निकाल लिया, ये रहा, और a1 एज इट इज़ आ गया, साइन ओमेगा टी बाहर चला गया, a2 cos फाई ये यहाँ पर आ गया, ओके। और यहाँ पर देखिए a2 साइन फाई ये एज इट इज़ लिखा हुआ है। अभी हमारा काम नहीं बना, ठीक। काम क्या करना है हमें, इस y की इक्वेशन को स्टैंडर्ड वेव की इक्वेशन, स्टैंडर्ड ऑसिलेशन की इक्वेशन बनाना है, जिसमें पहले एम्पलीट्यूड होगा, एक एम्पलीट्यूड a1 a2 दोनों नहीं, एक सिंगल एम्पलीट्यूड, दोनों को मिलाने से जो नई वेव बनी है उसका एम्पलीट्यूड एक ही होगा ना, उस एक को बताना है हमें। ये नहीं कि हमें दोनों को अलग अलग करके ऐड करके बार बार बताना है a1 + a2 a1 +, ऐसे नहीं बताना, ठीक है। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ तक हम पहुँचे, यहाँ पर हमने अजम्पशंस लगाया, फिर देखिए एक नाव यहाँ ली थी, अब आपने एक और नाव यहाँ पर ले लिया,
तो यहाँ पर जो अजम्पशंस हैं दोज आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी वेरी केयरफुली। तो देखिए यहाँ पर ये a1 a2 cos फाई, ये जो पहला टर्म है a1 a2 cos फाई, इसको मैंने a cos थीटा एज्यूम कर लिया। अजम्पशन आपके हाथ में कैसा भी कर सकते हैं। a, अब ये जो नया a है, ये है नई जो दोनों के मिलने से, दोनों वेव्स के मिलने से बनने वाली वेव है, उसका एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये मैक्सिमम है, मिनिमम है, जो भी है इसको हम आगे देखेंगे कि कब कब मैक्सिमम मिनिमम होगा। cos थीटा, थीटा इसका इनिशियल फेज है, जो भी हमारा रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से हमारा नई जो वेव बन रही है दो वेव्स के मिलने से, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये उसका थीटा है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से a2 sin फाई को भी हमने नया बना दिया यहाँ पर a sin थीटा। यहाँ पर भी ये देखिए एम्पलीट्यूड है नई वेव का और थीटा वही इसका इनिशियल फेज। अब ये इक्वेशन नंबर 2, 3 इसको हमने 1 कर लिया, तीनों के मिलाने से हम इसको यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर, और ये वैल्यू पुट होने के बाद देखिए क्या हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वाई, ये रहा वाई, वाई इज इक्वल टू, वहाँ देखते रहिए, a sin ओमेगा टी cos थीटा। किसको हमने एज्यूम किया था, इस टर्म को हमने एज्यूम किया है, ये जो ब्रैकेट में है उसकी जगह आ गया a और cos थीटा, a cos थीटा को मैंने आगे कर लिया sin ओमेगा टी। क्यों किया अभी देखते हैं। कम्यूटेटिविटी कहीं पर भी कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं आप स्टेप बढ़ाएंगे, पहले वैसे लिखेंगे फिर ये करेंगे, आपके बहुत पेज भर जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टनेस भी आपको बीच बीच में दिखानी है, वो कर सकते हैं आप। प्लस, ये प्लस आ गया यहाँ पर, फिर है a2 sin फाई, a2 sin फाई की जगह है a sin थीटा, और उसके बाद है cos ओमेगा टी। तो a sin थीटा भी आगे आ गया और cos ओमेगा टी आ गया। उसके बाद a दोनों में से कॉमन निकाल दिया बाहर, यहाँ पर ये रह गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो फॉर्मूला भी हमने पहले ऊपर एक्सपेंड किया था वही फॉर्मूला यहाँ पर आ गया है, sin a cos b प्लस cos a sin b। a की जगह कौन है, ओमेगा टी, और b की जगह कौन है, थीटा। तो इसको हम वापस बंद कर देंगे, और बंद होने के बाद ये आ गया sin ओमेगा टी प्लस थीटा। यानी कि जो हम चाहते थे हमारी नई वेव की इक्वेशन, दो वेव के मिलने से जो बनने वाली इक्वेशन है वो हमारे पास आ गई, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस थीटा। इसका मीनिंग क्या है कि नई वेव जो है उसका नेट डिस्प्लेसमेंट में जो भी मीडियम के पार्टिकल है उनका एम्पलीट्यूड a है, a1 a2 का कॉम्बिनेशन बना के हमें नहीं दिखाना है, और इनिशियल फेज उसका थीटा है, जो रेफरेंस पॉइंट है ये उस एंगल पर आगे फेज से चल रही है, ओमेगा टी से इतने फेज से आगे। सेकंड वाली वेव ओमेगा टी से 5 फेज आगे, फर्स्ट वाली वेव में कोई फेज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा टी है, ये सबसे पीछे है, इसका मतलब y1 सबसे पीछे है, फिर ये है, और थीटा और फाई पर डिपेंड करेगा कि कौन इन दोनों में आगे पीछे, ये बात की बात है, आप अज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ से आपकी जो मेन कैलकुलेशन है वो स्टार्ट होती है। ये तो अभी छोटी छोटी बातें थी, आगे देखिए अब क्या होने वाला है इसमें। ठीक है, तो उसके बाद अब ये y आपको मिल गया, तो यहाँ तक आने से आपको बीच में क्या मिला, ये जो अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस में हमारा काम नहीं करना, आपको अजम्पशंस में बिल्कुल काम नहीं करना, आपको अपनी नोन वैल्यूज़ में सारे फार्मूलाज जनरेट करने। नोन वैल्यू कौन सी है, नोन वैल्यू हम तो बस इन दोनों वेव को जानते थे, y1 y2, उनके एम्पलीट्यूड को जानते हैं, ओमेगा टी को जानते हैं, फाई को जानते हैं, कैपिटल ए थीटा इनको हम नहीं जानते, ये हमारे अजम्पशंस हैं। लेकिन ये किनके टर्म्स में है, इनके अंदर नोन टर्म्स है, a1 a2 भी है, फाई भी है। तो अब हमें यहाँ से रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एम्पलीट्यूड के लिए, और फिर इसी तरह से हम एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के जो रिलेशन होता है उसको यूज़ करके आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे करना है। तो 2 और 3 को स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करके ऐड कर लिया, स्क्वायर हो गया। ये देखिए राइट साइड में है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन भी निकाल दिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में a1 प्लस a2 cos फाई होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर, तो वो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई। और उसके बाद यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, a1 स्क्वायर, ये सबसे पहले आपका a1 प्लस a2 cos फाई है, और ये a cos थीटा, और फिर a2 साइन फाई a साइन थीटा। इन दोनों सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हमने स्क्वायर करके ऐड किया। स्क्वायर करके ऐड करने से हमें ये मिला। नाउ ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 क्या मिल रहा है, वी गेट लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए, राइट हैंड साइड में देखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में है a1 प्लस a2 cos फाई
इसका होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर है A2 साइन फाई, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ पर A1 प्लस A2 होल स्क्वायर आप ओपन कर लीजिए, जैसे ये ओपन होगा तो एक्सपेंड होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई इज एंड ये वाला A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई एज इट इज़, और राइट हैंड साइड में जो लिखा है वहाँ पर रह गया केवल A स्क्वायर, क्योंकि जो ब्रैकेट में आइडेंटिटी है वो है आपकी 1, यानी नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसका हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब देखिए आगे क्या हुआ है, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं, A2 स्क्वायर यहाँ भी है और A2 स्क्वायर यहाँ भी है, तो A2 स्क्वायर तो आ गया कॉमन, पहले A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉमन, किस में से कॉमन, कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई, दोनों में से कॉमन आ गया, फिर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई इज इक्वल टू A स्क्वायर जो राइट हैंड साइड में पहले से था। अब यहाँ देखिए करने से क्या मिला, ये फिर से 1 हो गया है ना आइडेंटिटी ये वाली। अब ये रह गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई इज इक्वल टू A स्क्वायर। इक्वेशन को हमने ऐसा फ्लिप कर दिया, फ्लिप करने के बाद रूट भी हटा दिया, यहाँ से स्क्वायर इधर से इधर जाएगा, रूट हो जाएगा। रूट में ये आपके पास A एम्पलीट्यूड, किसका एम्पलीट्यूड है ये A, नई बनने वाली वेव का, दोनों वेव के मिलने से जो नई वेव बन रही है जिसका डिस्प्लेसमेंट था y और उसका था एम्पलीट्यूड A, वो A की इक्वेशन हमें ये मिली। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड में और इंटेंसिटी में भी मैक्सिमम मिनिमम पे बात करेंगे, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है आपने। तो यहाँ पर इंटेंसिटी का भी आइडिया ले लेते हैं। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में एक रिलेशन होता है किसी भी वेव की, चाहे वो लाइट की वेव हो, साउंड की वेव हो, कोई भी वेव हो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव। जिस भी वेव की आप बात करोगे उसकी इंटेंसिटी यानी कि उसका इम्पैक्ट कैसा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। इंडिविजुअल हम बात करेंगे रिजल्टेंट वेव की, तो रिजल्टेंट वेव दोनों वेव के मिलने से बनने वाली, उसकी इंटेंसिटी का सिंबल रख दिया I और एम्पलीट्यूड है A, तो I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। इंडिविजुअल दोनों वेव की बात करेंगे जिनके डिस्प्लेसमेंट है y1 y2, उनका एम्पलीट्यूड है A1 A2, तो उस केस में इंटेंसिटी फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी है I1 और सेकेंड वेव की इंटेंसिटी I2, तो I1 प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, I2 प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर। यहाँ आने के बाद अब आगे आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन जो मैक्सिमा मिनिमम बार बार बात करते आ रहे हैं, जो हमें आगे हेल्प करेगी, जो हमें याद करके रखनी है, माइंड में रखनी है, नहीं तो याद नहीं रहेगी, तो इतनी फटाफट ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी एक बार। ये जितने भी हेल्पफुल फॉर्मूलाज हैं इनको मैं साइड में बोर्ड पर लिख लेता हूँ जिससे आगे हमें हेल्प मिले। जैसे हमें एम्पलीट्यूड मिला है और ये तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, बनाते हैं इनसे और क्या क्या बनने वाला है। ये जो मिला है उसमें एक हो गया, अगर आप लोगे रेशियो ऑफ I1 टू I2, न्यूमेरिकल पूछते हैं आपसे, दो वेव हैं उनके एम्पलीट्यूड इतने इतने हैं, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है A1 A2, बताइए दोनों की इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो क्या है। तो आपको क्या करना है, I1 बाई I2 कर लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक कांस्टेंट लगा लोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट लगाओगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू KA स्क्वायर, एक जैसा कांस्टेंट सब में लगा लेना है। I1 इज इक्वल टू K A1 स्क्वायर, ऐसे ही I2 इज इक्वल टू K A2 स्क्वायर, सब में एक जैसा कांस्टेंट हमने यूज़ कर लिया। तो अगर I1 बाई I2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, K A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई K A2 स्क्वायर, तो ये एक फॉर्मूला मिल गया, I1 बाई I2 इज इक्वल टू A1 बाई A2। चाहे तो होल स्क्वायर करके लिख लो या अलग अलग स्क्वायर बना लो, इसको मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, I1 बाई I2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 होल स्क्वायर। A1 बाई A2 कोई पूछेगा कि दो वेव है उनके अलग अलग इंटेंसिटी इतनी इतनी है, तो बताइए क्या है उनका एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है, तो आप इस स्क्वायर को इधर भेज दोगे, रूट में हो जाएगा। ओके, इंडिविजुअल जो I है उसको देखिए, नाउ I इज इक्वल टू क्या है, K A स्क्वायर, ध्यान से देख लीजिएगा, K A स्क्वायर, तो A स्क्वायर की जगह पर ये पूरी वैल्यू हम यूज़ करेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे, A स्क्वायर होते ही रूट हट जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2
A1 A2 cos फाई, के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 2 अंडर रूट के A1 स्क्वायर लिखा इसे मैंने, इंटू के A2 स्क्वायर ऐसे लिखा अंडर रूट में। क्या ऐसा लिख सकते हैं? कोई कहे यस बिल्कुल लिख सकते हैं। के मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या होना चाहिए? 2k A1 A2 cos फाई ये होना चाहिए। उस के को मैंने क्या किया, रूट के इंटू रूट के कर लिया, कर सकता हूँ, रूट के इंटू रूट के करेंगे फिर के हो जाएगा। A1 स्क्वायर के ऊपर रूट लगाया है, तो A1 स्क्वायर के ऊपर रूट होने से ये खाली A1 ही है, A1, और ऐसा ही यहाँ पर भी है, ये भी, यानी कि वही बात है, ऐसे लिखी है। लेकिन ऐसे बेनिफिट क्या है, k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर को हम जानते हैं, k1 स्क्वायर इज I1, k2 स्क्वायर इज I2, यानी कि पूरा इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारा इंटेंसिटी के ही टर्म्स में हमें मिल जाएगा। यानी कि k1 स्क्वायर हो गया I1, k2 स्क्वायर हो गया I2 प्लस 2, और ये अंडर रूट में हो गया I1 अंडर रूट I2, दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो, तो अंडर रूट I1 I2, रूट में बस यही दोनों है, cos फाई इसके बाहर। ये आपके पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, ये एम्पलीट्यूड के लिए आ गया, ये इंटेंसिटी के लिए आ गया। ठीक है, अब मैक्सिमम मिनिमम पे हमें बात करनी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सही है, जो आगे इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में हमारे काम आने वाली है। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को मैं साइड में लिख देता हूँ पहले। A इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, और I के लिए क्या मिला है हमें, सबसे पहले फॉर मैक्सिमा, अब आपको अलग अलग ये नहीं लिखना कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात हो रही है या मैक्सिमम इंटेंसिटी या फिर पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम की बात कर रहे हैं कि किन किन जगहों पर मैक्सिमम मिल रहा है। सीधा मैक्सिमा लिख दिया, फॉर मैक्सिमा, इसी में एम्पलीट्यूड के लिए भी आ जाएगा, इंटेंसिटी के लिए भी आ जाएगा, और पार्ट डिफरेंस भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। फिर ऐसे ही मिनिमा के लिए करेंगे, फॉर्मूला ये लिखे हुए, एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू, बार बार लिखिए, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, और यहीं पर साथ ही साथ इंटेंसिटी के लिए भी चला देता हूँ। तो देखिए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, सबकी सब में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। कौन है वो वेरिएबल? cos फाई, केवल cos फाई। एक बार आपने पहली वेव ले ली, दूसरी वेव ले ली, उनके A1 A2 फिक्स हो जाएंगे। अगर A1 A2 फिक्स हो जाएंगे तो I1 प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, के A1 स्क्वायर, के कांस्टेंट है, यानी कि दोनों वेव की अपनी अपनी इंटेंसिटी भी फिक्स हो जाएगी। यानी कि I1 I2 भी फिक्स हो गए, A1 A2 फिक्स हो गए, केवल वेरिएबल है cos फाई। जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा। जब cos फाई की वैल्यू मिनिमम होगी तो इंटेंसिटी भी मिनिमम हो जाएगी और एम्पलीट्यूड भी मिनिमम हो जाएगा। किसका? नई बनने वाली वेव का। तो यही आपको देखना है यहाँ पर। cos फाई मैक्सिमा के लिए cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए। कैसे हमने हिसाब लगाया? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी देखिए प्लस है। अगर माइनस होता तो उल्टा सोचना पड़ता हमें कि cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू पर यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम होगा, इंटेंसिटी भी कम होगी। ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यानी कि ऐड हो रहा है। cos फाई की वैल्यू ऐड हो रही है मल्टीप्लाई होने के बाद। तो मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाई होकर ऐड होगी तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है ना, मैक्सिमम होगी। तो cos फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, cos में कोई भी एंगल हो, साइन में कोई भी एंगल हो, ऑलवेज रिमेंबर मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। सबसे बड़ी वैल्यू cos फाई, cos का कोई भी एंगल हो, साइन का कोई भी एंगल हो, बड़ी से बड़ी वैल्यू होती है +1, और छोटी से छोटी वैल्यू होती है -1। दोनों के ग्राफ भी एक जैसे होते हैं, उनको कहते हैं साइनोसॉइडल ग्राफ। +1 -1 के बीच में ही सारी वैल्यूज़ होती हैं। कोई कहे sin थीटा इज इक्वल टू +2, इम्पॉसिबल, होती ही नहीं है। मैक्सिमम 1 हो सकता है या मिनिमम -1 हो सकता है, साइन के किसी भी एंगल के लिए, कॉस के किसी भी एंगल के लिए। एंगल पॉजिटिव है, निगेटिव है, कैसा भी है, इनके बाहर नहीं होगी, इनके अंदर ही अंदर वैल्यू रहेगी, या मैक्सिमम मिनिमम इतनी हो सकती है। ओके, तो cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? cos फाई +1
होना चाहिए, है ना। अगर ये +1 होना चाहिए तो फाई की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो पॉसिबल वैल्यूज़ बनेंगी। एक तो कॉस होता है 0 डिग्री पर, हमेशा याद रखिए कॉस की जो +1 वैल्यू होती है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई यानी कि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इन सब पर तो +1 होती ही होती है। 0 पाई भी, 0 भी इवन नंबर में काउंट हो जाता है ना। तो 0 पर भी cos 0 पाई भी 0 डिग्री की वैल्यू भी +1 होती है। ओके, तो हमारे एंगल बनेंगे, फाई की वैल्यू बनेगी 0 और 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऐसा बनेगा, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। यहाँ लिख भी देते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई। जब जब ऐसा होगा तब तब cos फाई की वैल्यू +1 होगी। उस टाइम पर, जिस टाइम पर ऐसा हो रहा होगा दोनों वेव के लिए, जहाँ पर भी जिस भी जगह पर, वहाँ पर एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम हो जाएगा, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, तो हम एक जनरल फार्मूला बनाते हैं इस फाई का कि एक जनरल एंगल बताइए। इतने सारे एंगल तो करोड़ों एंगल्स हैं, 2-2 करके ऐड करते चले जाइए, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ख़त्म ही नहीं होंगे कभी। तो एक जनरल बनाएंगे। जनरल कैसे बनाएंगे? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो वो इवन हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी नंबर को कैसे करो? इन जनरल फाई को मैंने लिखा 2n पाई, बस बन गया। वेयर n 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, n तक, ठीक है। n को 0 करिए, 0 आ गया, 1 करिए 2 पाई आ गया, 2 करिए 2 2 4 पाई, 6 पाई, ऐसे चलता जाएगा। यानी कि एक जनरल हमें फॉर्मूला फेज का मिल गया कि दो वेव के बीच में जब जब इतना इतना फेज होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई वाला फेज होगा, तब तब cos फाई की वैल्यू +1 हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। उस मोमेंट पर एम्पलीट्यूड भी नई बनने वाली वेव का मैक्सिमम हो जाएगा और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, किस किस फेज पर होगी वो देख लिया हमने, एंगल पर होगी, ठीक है। तो कितना कितना होगा उसके लिए यहाँ से +1 कर लीजिए। एंड एम्पलीट्यूड मैक्सिमम फॉर्मूला है, cos फाई की वैल्यू 1 कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा आपके पास? √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2। cos फाई की वैल्यू हो गई +1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। उस होल स्क्वायर के ऊपर रूट है, यानी कि ये क्या बन गया? a1 प्लस a2। ये है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। एक नंबर में न्यूमेरिकल बना सकते हैं, बोलेंगे एक वेव का एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर है, दोनों के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना बनेगा? दोनों को ऐड कर दीजिए, a1 प्लस a2, 2 प्लस 3, 5 सेंटीमीटर का नया एम्पलीट्यूड बनेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे ही इंटेंसिटी को देख लीजिए, जो जो फॉर्मूला मिलता जाएगा साइड में लिखते जाएंगे, जिनसे कि आगे हम उनके और भी रिलेशन जो पॉसिबल हैं वो बना सकें। एक है a मैक्सिमम, ये बन गया a1 प्लस a2। ऐसे ही I के लिए देख लीजिए, एंड I मैक्सिमम। I मैक्सिमम के लिए ये रहा फॉर्मूला, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2। अगर इसे आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर। ये I मैक्सिमम आ गया। √I1 a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करिए, √I1 स्क्वायर I1, √I2 स्क्वायर I2 और फिर 2ab 2 √I1 I2 हो गया। इसको भी साइड में लिख लेते हैं, थोड़ी जगह छोड़ के लिखिए जिससे कि जब आगे मिनिमम आए तो a मिनिमम मैं वहाँ पर लिख लूँ। I मैक्सिमम की वैल्यू हमें मिल रही है √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर। चलिए अब इसी तरह मिनिमम के लिए देख लेते हैं। कौन कौन मिनिमम? एम्पलीट्यूड मिनिमम और इंटेंसिटी मिनिमम। सबसे पहले एंगल
तो प्लस cos फाई हो रहा है, तो जब भी cos फाई की वैल्यू, यहाँ भी प्लस cos फाई है, जब भी cos फाई की वैल्यू मिनिमम होगी, सबसे कम यानी कि -1 होगी, तब एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस समय होगा, है ना। इंटेंसिटी भी सबसे कम हो जाएगी और एम्पलीट्यूड भी सबसे कम हो जाएगा। तो देखते हैं वो कौन कौन से एंगल है। वैल्यू तो हमने हिसाब लगा लिया, cos फाई की वैल्यू बनेगी -1। कौन कौन से एंगल पर बनेगी, हमेशा याद रखिए cos में जो कितना भी एंगल हो, -1 वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में होती है, यानी कि 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जब होगा तब cos की वैल्यू कोई भी एंगल पर -1 होगी। तो ये हो गया पाई, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारे एंगल हैं, ये भी, इसमें भी एक बनाना पड़ेगा हमें। तो कैसे बनाएंगे, इन जनरल जो फाई है हमारा वो है 2n, दो तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, 2n + 1 पाई, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं। भाई किसी भी नंबर को आप पूरे नंबर को, ठीक है, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करिए, उसमें या तो 1 ऐड कर दीजिए या 1 माइनस कर दीजिए, हो गया ऑड, है ना। तो +1 करके भी कर सकते हैं और -1 करके भी कर सकते हैं। मैं यहाँ +1 करके कर रहा हूँ क्योंकि हमने जो अपना n है वो डिस्क्राइब किया है अभी मैक्सिमा के लिए किया था, याद है आपको, 0 से किया था, 0 1 2 3 एंड सो ऑन n तक। और यहाँ पर ये हेडिंग सही कर लीजिएगा क्योंकि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मिनिमा की। कौन कौन मिनिमा होगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा, इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, कौन कौन से एंगल्स पर होगी, और उसके बाद पाथ डिफरेंस की बात दोनों के लिए एक साथ करेंगे, मैक्सिमा के लिए भी मिनिमा के लिए, इसीलिए मैंने सब कुछ यहाँ पर अलग अलग लिख दिया है। ओके, तो ये हमारा जनरल फाई हमें मिल गया। अब देख लेते हैं एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना है और इंटेंसिटी मिनिमम कितनी है। तो एम्पलीट्यूड के लिए एंड एम्पलीट्यूड मिनिमम, cos फाई हो गया -1, वो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √a1² + a2² प्लस की जगह माइनस कर दिया मैंने, 2a1 a2, cos फाई की वैल्यू -1, माइनस प्लस माइनस, वो माइनस यहाँ आ गया। उसके बाद जैसा पहले हुआ था अभी, a1 - a2, a - b होल स्क्वायर बन रहा है रूट के अंदर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, a1 - a2, ये आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम की वैल्यू आ गई। एक नंबर का न्यूमेरिकल, वही पुराना एग्जांपल, 2 वेव हैं, दोनों के अलग अलग एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो उनका मिनिमम एम्पलीट्यूड जो नई वेव बनेगी वो कितना होगा, ठीक है। तो वो कितना होगा, दोनों को आप माइनस कर दीजिए, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा किस में से किसे माइनस करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करिए या मॉड लगा के माइनस कर दीजिए, ठीक है। एक 2 सेंटीमीटर 3 है तो मिनिमम हो गया 3 - 2 1 सेंटीमीटर का बनेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मिनिमम है, ना वो 2 है ना 3 है, दोनों से कम है, मिनिमम, इसीलिए मिनिमम। ओके, तो ये तो हो गया मिनिमम, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए मिनिमम a1 - a2। ऐसे ही इंटेंसिटी मिनिमम कितनी हो जाएगी, I1 + I2, फिर यहाँ पर प्लस है माइनस हो गया उसकी जगह 2I1 I2 √ में, cos फाई की वैल्यू -1 और माइनस प्लस माइनस यहाँ पर माइनस। तो इसको भी हमने जैसे यहाँ पर बनाया था, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, √I1 - √I2 होल स्क्वायर, ये है I मिनिमम। इसको भी यहाँ पर नोटिस कर लेते हैं, I मिनिमम। जितनी ज़्यादा बार आप लिखेंगे, बार बार लिखिए, उतना आपका माइंड में वो कॉन्सेप्ट रहेगा अच्छे तरीके से। एक बार लिखेंगे, देखा आपने, उसके बाद भूल जाएंगे फिर शाम को, ऐसा मत करिएगा। तो ये मिनिमम इंटेंसिटी भी आ गई, मिनिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम सब आ गया। अब हमें आगे चलना है, पार्ट डिफरेंस को देखना है और रेशियोज़ कुछ हमें मिलने वाले उनको देखना है। वो कौन कौन से हैं देखिए, काम बस ज़्यादा है ईजी, आप ध्यान से करोगे तो ईजी ही लगेगा आपको। बस कॉन्सेंट्रेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस, बस ध्यान देना है आपको। तो क्या एक एक मिल गया हमें, नोट में आप बना लोगे, एक तो बन गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू मिनिमम एम्पलीट्यूड, ये रेशियो कई बार पूछ लेते हैं, तो ये रिजल्ट बन गया आपका। ऐसे ही इंटेंसिटी के लिए भी पूछते हैं,
कितना कितना हो गया, ए की जगह रूट लगा ले, स्क्वायर लगा लेता हूँ, I1 प्लस रूट I2 डिवाइडेड बाई रूट I1 माइनस रूट I2, दोनों के ऊपर स्क्वायर था। मल्टीप्लिकेशन में पावर एक जगह लगाई जा सकती है ना, ये बात तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो इसको भी देख लीजिएगा। ये है a टू द पावर m b टू द पावर m इज इक्वल टू ए बी टू द पावर n। पावर अगर सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में एक जगह लगाई जा सकती है। ओके, तो ये हो गया। अगर इसी को आपको एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखना है तो एम्पलीट्यूड के टर्म्स में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, I1 की जगह वही ये रहा, अब मैं सीधे बता दे रहा हूँ आपको। I1 की जगह जब आप रखोगे K1 स्क्वायर और I2 की जगह रखोगे K2 स्क्वायर, वो वैल्यू यहाँ आ जाएंगी। रूट के ऊपर से भी कॉमन आके बाहर आ जाएगा, नीचे से भी आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और अंदर बचेगा आपके पास सिर्फ A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 और उसके ऊपर रहेगा स्क्वायर। और डायरेक्ट निकालना हो तो इसी रिजल्ट को आप ऐसे भी निकाल सकते हो। भाई जब हम इंडिविजुअल इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो हमें पता है वो इंडिविजुअल इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इंटेंसिटी हम बात कर रहे हैं स्पेशल मैक्सिमम इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई इंटेंसिटी मिनिमम, तो के एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई के एम्पलीट्यूड मिनिमम होना चाहिए उसका स्क्वायर। मिनिमम के लिए मिनिमम और मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम, तो के गेट्स कैंसिल्ड, क्या बचेगा ए मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए मिनिमम स्क्वायर। ए मैक्सिमम ए मिनिमम कितना है, ये रहे, तो ये वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल है। अब ये जो रिजल्ट आपको मिल रहे हैं ना मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, कौन से फेज़ वाले, जो आपको आगे इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में हेल्प करने वाले हैं, वो अब आपको याद कर लेने हैं। पाथ डिफरेंस दोनों का मैं एक साथ आपको निकाल के दिखाता हूँ। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, यानी कि एंगल, जिस एंगल की बात हो रही है उस एंगल पर कितना पाथ डिफरेंस दोनों वेव में है। तो ये भी आपको बता देंगे, क्लास 11 का टॉपिक है पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस, क्योंकि वहाँ की हमें वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ऑसिलेशन की इक्वेशन वहीं से हमने पढ़ी हुई है, उसी को हम सीधे यूज़ कर रहे हैं, है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट में भी हमने यूज़ किया था टर्म 1 में, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या करना है आपको, फेज डिफरेंस आपके पास आ गया, इसको सिम्बॉलिकली हम लिखते हैं क्योंकि y1 y2 कर रहे हैं, तो इसको कर देंगे डेल्टा वाई लैम्डा बाई 2 पाई। अब याद रखिए मैक्सिमा कब था, जब फेज डिफरेंस कैसा था 2n पाई, 2n पाई। n का भी ध्यान रखिएगा, n कैसा था 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका n लैम्डा, ये वो पार्ट डिफरेंस है n लैम्डा। जब n लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होगा दो वेव के बीच में, तब कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव। इंटेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड कैसा होगा, मैक्सिमम, ओके। और पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, n लैम्डा। n को डिस्क्राइब कर देंगे जो ऑलरेडी प्री डिस्क्राइब्ड है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन n तक। ये वैल्यू याद रखनी है, ये आपके इंटरफेरेंस में डिफ्रैक्शन में दोनों में आपको यूज़ करनी है सीधा। इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना, अगर भूल गए तो पहले सारा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके इंटरफेरेंस शुरू कर पाएंगे और डिफ्रैक्शन को शुरू कर पाएंगे, वरना इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आप नहीं कर पाओगे, बीच में छोड़ दोगे उसको। इसलिए इसको कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, सारी वैल्यूज आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। ये जो जितने फॉर्मूलेज यहाँ पर लिखे हुए हैं सब सेट हो जाएंगे कि कौन कौन से कैसे कैसे आते हैं। वरना रफली फटाफट आपको समझाना नहीं है, बताना नहीं है, खुद करना है, कॉपी उठाइए, जल्दी 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 करते चले जाइए, मिल जाएगा आपको 3 मिनट में आपको आंसर मिल जाएगा। उसको फिर आगे यूज़ कर लीजिए इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में, कैसे यूज़ करना है उसको आगे बताएंगे। तो ये मैक्सिमा के लिए डेल्टा वाई आ गया, मिनिमा के लिए देखिए डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई, वहाँ पर कैसा था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई था, और जनरल पाई की वैल्यू क्या बनाई थी हमने 2n+1 इंटू पाई, ये था। और पाई तो यहाँ कैंसिल हो गया, देखिए ये हो गया, क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 2 अंदर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, फिर n+1/2 इंटू लैम्डा, ये आ गया, ठीक है। 1/2 अंदर चला गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया, 1/2 एज इट इज़ हो गया। लैम्डा को आप इधर मल्टीप्लाई में लिखो चाहे इधर लिखो, कम्यूटेटिविटी,
है ना। और n यहाँ भी आपका प्री डिस्क्राइब्ड है जो है n इज़ इक्वल टू 0, यही वाला एक जैसा ही लिया है, ठीक। जब डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि यहाँ पर जब हम ऑड मल्टीपल ऑफ 5 में वहाँ पर 2n माइनस 1 से यूज़ करेंगे तो क्यों यूज़ कर रहे हैं उसको तब देखा जाएगा। अगर आप यहाँ दिखाना चाहते हो तो पहले से आपको कैलकुलेशन में 2n माइनस 1 के अकॉर्डिंग दिखाना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पर n भी 0 से आप नहीं दिखा पाओगे, 1 से दिखाओगे तब, क्योंकि अगर इसे 2n, चलिए काफ़ी लंबा हो जाएगा है ना, उसको जब डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये था, तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखते हैं आगे इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में इनको हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।